पाकिस्तान को अब इस रेस में ज़रा अपना आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। IMF की कुछ शराइत है, उनको मीट करें, अपनी जो GDP है उसको ग्रो करें। मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। वैसे भी आजकल आपको पता, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना, उसको दावत पे नहीं कोई बुलाएगा। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएंगे। तो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व मेरे ख्याल में $600 बिलियन है। जी 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 और तो उसकी इकोनॉमी अगर सरकार के लेवल पे देखें तो बहुत स्ट्रांग है। लोग इसको अहमियत इस वजह से देते हैं क्योंकि उनके लिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दुनिया उनको बुलाती है जिनके बैकग्राउंड अच्छे हों और जिनकी इकोनॉमी प्रॉमिसिंग हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर अभी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी वो आना बंद हो गई हैं। इंडिया एक स्टैंडर्ड है, इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है एक बनी हुई। और हमारे पास मुश्किल से $6 अरब भी नहीं है, इंडिया के पास $600 अरब है। बहुत बड़ा फर्क है ना। तो पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में दो इकोनॉमीज काम करती हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो सैलरी क्लास है, वो बिजनेस जो टैक्स नेटवर्क पे मौजूद है। इनफॉर्मल वो जो छाबड़ी वाला है, जो छोटी दुकान वाला है, कमा ठीक ठाक रहा है लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं है, वो टैक्स डिक्लेयर नहीं कर रहा। हाल में इंडिया पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज है सब प्रेफर करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। उसकी जो हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ऑनरेरी मेंबरशिप के लिए बुलाया जा रहा होगा, नॉट टू माई नॉलेज, लेकिन इंडिया इज राइजिंग इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमिक। मैं हूं अलीना, आप देख रहे हैं क्विक शॉट्स। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि इस वक्त G7 की समिट अटेंड कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उनको इनवाइट किया था। G7 जो है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज का, जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनका एक ग्रुप है और इंडिया इसका हिस्सा भी नहीं है। फिर भी पिछले कुछ सालों से वो मुस्तकिल इंडिया को बुला रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज क्यों किया जा रहा है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज की तरफ से। और इसके अलावा ये भी पूछेंगे कि क्या इंडिया की टेक्नोलॉजी अब इस लेवल तक आ चुकी है कि वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जरूरत बन गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि फ्रांस के साथ भी भारत इनोवेट्स का जो एक मुश्तरका प्रोग्राम है वो इंडिया स्टार्ट कर रहा है। चाहेंगे G7 की मीटिंग्स अभी हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी मीटिंग्स अटेंड करने गए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों हर साल इंडिया को इनवाइट किया जाता है हालांकि वो उसका मेंबर भी नहीं? भाई मेंबर की बात नहीं है, मेंबर की बात नहीं है, उनकी मैशियत देखे कहाँ पे है। वो दुनिया की कोई 5वीं के 6वीं बड़ी मैशियत है। तो उनको तो इनवाइट करेंगे ना। जो मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। वैसे भी आजकल आपको पता, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना, उसको दावत पे नहीं कोई बुलाएगा। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, मुआशरत के अलावा भी और कोई चीजें हैं कि दूसरी कंट्रीज किसी और कंट्री को इनवाइट कर सकती हैं दोस्ती की बिना पे? दोस्ती की बिना भी हो सकता है, पर देखिए, मगर एक पता क्या बात है, इंडिया एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है एक बनी हुई। और हमारी कौम तो आपको पता है कि बटी हुई है, पता नहीं किस चीज में जा रही है, कुछ समझ नहीं लग रही इनको। ना कोई चीज अच्छी मिल रही है, एक नंबर चीज नहीं मिल रही। उनके देखो ना, मुकाबला नहीं कर सकते हम। अब पता क्या मुकाबला अब हो रहा है, अब ये असले वगैरह से मुकाबला नहीं हो रहा, अब हो रहा है अच्छे कामों से मुकाबला दुनिया का। अब जापान देखो, वहाँ पे ना कोई पीर फकीर कोई नहीं है, मगर वो दुनिया में सबसे ईमानदार मुल्क है। और यहाँ पे कितनी मस्जिदें, कितने कच्चे हो रहा है, क्या हो रहा है, मगर सबसे बेईमान मुझे लगता है हमें। अच्छा, क्या कौम का क्या मेन डिफरेंस है पाकिस्तान की आवाम में और उधर की आवाम में? कौम का इतना डिफरेंस नहीं है, लीडर का डिफरेंस है। देखें, लीडर्स जो है ना, उनका डिफरेंट है। हमारे पास जो लीडरशिप आपने देखी है 73 सालों से, क्या हो रहा है, सब अपना ही बना रहे हैं। मगर उनके देख लें, उनके जो कोई रिटायर होता है तो वो इंडिया में ही रहता है। यहाँ पे जो रिटायर होते हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। आज रिटायर हुए, कल बाहर चले जाते हैं। ये बात होती है ना। वो वैसे भी पता क्या बात बताऊँ, अब दुनिया में ना मुकाबला हो रहा है चीजों से, कंपटीशन से। कौमें, जिंदा कौमों की वजह से मुकाबला हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि वो तरस खा रहे हैं। तरस खाना अब किसी के पास नहीं है। अब आप देखें ना, यहूदी जो हैं वो किससे बने हैं? चीजों से बने हैं, प्रोडक्ट से बने हैं ना, दुनिया में छाए हैं। हम क्या, हम 2 नंबर चीज बना रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, किस तरह मुकाबला करेंगे? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो आवाम रिटायर होकर बाहर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जा रही है, उसे नहीं जाना चाहिए, अपने मुल्क में ही रहना चाहिए। नहीं, पता क्या बात है, अपने मुल्क में तो रहें ताकि कोई सहूलत हो। तो अब इधर सहूलत ही नहीं है, तो फिर हमने जो दूसरे मुल्कों में जाना है ना, काफरों के मुल्कों में जाना है ना। अब तो काफरों को भी जो बुरा भला बनाया हुआ ना, ये सिर्फ हमारे मौलवी नहीं बनाया हुआ है। हालांकि अब इनके बच्चे खुद वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। तो हम देखें ना, हर बंदा जो है जिसने जाना है, अब ये सोमालिया का क्यों नहीं वीजा लेते हैं? वहाँ पे क्यों नहीं प्रॉपर्टी बनाते? कोई दूसरे जो 3rd क्लास के मुल्क हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जाते? सब जो है ना, तरक्की पसंद मुल्कों में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सहूलियात है, यहाँ पे सहूलियत नहीं है।
उस वक्त हम काफर नहीं वो कहलाते, उस वक्त वो सब अच्छे होते हैं, सब कहते हैं मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए, हर पासपोर्ट मिल जाए, उस मुल्क का वीजा मिल जाए। और जो बाकी होता है, जो वैसे जब होता है तो आप तनकीद उन पे कर रहे होते हैं कि जी ये ऐसे काफन है, काफन है, काफन है। ये चलिए ठीक है सर, G7 कंट्रीज का एक मकसद चाइना को काउंटर करना भी है। आपको क्या लगता है कि वो इंडिया को इतना इम्पोर्टेंट कंट्री समझते हैं कि इंडिया को शामिल करके वो चाइना को काउंटर करने की पोजीशन में होंगे? भाई चाइना को तो अमेरिका काउंटर नहीं कर सका, उसने देखे कितनी उसका क्या हाल किया था उसने। काउंटर नहीं कर सके इसलिए तो उन्होंने जापान, इटली, फ्रांस और दीगर कंट्रीज को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ना, मगर भाई न तोड़ सके, नहीं तोड़ सकते। ये बात है ना। वो भी एक देखे ना, अब चाइना की मिसाल ले लें, चाइना भी तो एक कौम है ना, जिंदा कौम बनी हुई है ना। वो देखें, वो उनको शुरू में उनको बंगी कौम कहते थे जब उनकी हिस्ट्री थी, साइकिलों पे जाते थे। अब देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वो क्या मेहनत करके पहुंचे हैं। ठीक है। और हम जो दुनिया में सबसे अफजल कौम बने हुए, जन्नत के वारिस बने हुए हैं, हालांकि जन्नत में मुझे लगता है इन्होंने जाना ही नहीं है, तो जन्नत वाले काम ही नहीं ना भाई। देखो पूरी दुनिया में, पूरी पुरानी कौमों में अजाब आते थे ना, तो किसी को नाप तोल है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, झूठ बोलना किसी में, इस कौम में सब ऐब है, सब ऐब। और फिर जन्नत के बारे में कैसे जन्नत मिल जाएगी? अल्लाह का कानून तो नहीं बदल सकते हम। अल्लाह ने कहा अच्छे काम करोगे तो मेरे दोस्त हो। अब जो अच्छे काम करेगा वो उसका दोस्त है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई है तीसरा। चलिए सर, लास्ट कंक्लूजन की तरफ जाना चाहूंगी वैसे तो मैं, कि पाकिस्तान की अभी इंटरनेशनली बड़ी इज्जत बढ़ी है, आपने ईरान वॉर में देखा, ठीक है। तो उस सब के बावजूद अमेरिका को बुलाना चाहिए था ना, मतलब लग रहा था कि कुछ तो बेहतर होगा। भाई वो तो आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने सालसी कराई है, कराया, वो आप उसका जो नायब सदर उसका बयान पढ़ लें, उसने कहा कि हम किसी को ही नहीं इन्वॉल्व कर रहे, हम खुद डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ईरान के साथ खुद करें। अब इससे बड़ी क्या हो भाई? पता कि मैं आपको बताऊं, अमेरिका सुपर पावर है, वो सबको पता है भाई। उसका और हमारा क्या मुकाबला, हम क्या कर सकते हैं? अजानें हो रही हैं, बाद में कर लेते हैं। बाकी भाई मैं बता दूं आपको कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं सीधी से बताऊं, एंड करता हूं आपको कि जो मांगने में होते हैं ना, उसकी किसी इज्जत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। घर में हो चाहे अपने घर में हो जाए, कोई किसी की इज्जत नहीं होगी, कोई इज्जत। इंडिया पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज है सब प्रेफर करते हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। उसकी एक जो मेरे ख्याल में बड़ी वजह है वो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। उनके लोग चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात अच्छे हो ताकि उनके प्रोडक्ट पे, उसकी कंपनीज पे कोई पाबंदी ना हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो वहाँ अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे चाइना है, चाइना बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन उनकी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो इंडिया एक गरीब मुल्क कह सकती हैं। इकॉनमी इनकी हुकूमत बड़ी मालदार है, सरकार उसके पास पैसा है, लेकिन पब्लिक जो है वो एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, इस वजह से लोग उसको अहमियत देते हैं। अच्छा सर, जो बड़ी मार्केट्स नहीं है, अगर जापान, यूके, यूएसए कह लें, उनकी भी तो इकोनॉमी अच्छी है, उनकी पॉपुलेशन की वजह से तो नहीं है ना? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। उनकी आजकल उनकी फिल्मों से बहुत कमा रहे हैं, ये भी एक वजह है। उनके टैलेंट पूरी दुनिया में देखें तो इंडियन आपको नज़र आएंगे, गल्फ में देखेंगे, दुबई में अच्छा खासा इनका स्टेक है, बिजनेस है, सऊदी अरब में, बहुत सारे मुल्कों में। तो उनके इकोनॉमी खैर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है उनकी, इन शेप ऑफ गुड्स भी बहुत ज़्यादा। अगर आप जाएंगी दुबई वगैरह में तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इंडियन मिलेंगे, इवन नमक इंडियन, हर चीज़ इंडियन मिलेगी आपको। नमक की दुकान पाकिस्तान में इतनी बड़ी, अब ये बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान में नमक है, लेकिन वहाँ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करके पाकिस्तान से आगे एक्सपोर्ट कर रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें, फ्यू मैंने सुना है कि पाकिस्तान से पाबंदी है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ये बड़ी हैरत की बात है कि इंडिया में गाय के काटने पे पाबंदी है, लेकिन एक बहुत बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया। तो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व मेरे ख्याल में $600 बिलियन है। जी, और तो उसकी इकोनॉमी अगर सरकार के लेवल पे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग इसको अहमियत इस वजह से देते हैं क्योंकि उनके लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो वहाँ उस कंट्रीज़ की कंपनीज की प्रोडक्शन यानी सेल ज़्यादा होगी। तो लेकिन सर एक और चीज़ भी है, ये G7 कंट्रीज कहते हैं कि ज़्यादा अहमियत उस कंट्री को दे दी है जिनकी इकोनॉमी मजबूत हो। तो पाकिस्तान का कभी दिन आएंगे कि हमें भी ये इनवाइट करें? पाकिस्तान का तो मैं कह रहा हूँ अभी डेफिसिट में है हम, क्योंकि जितना हमारे ऊपर कर्जा है और हमारे पास मुश्किल से $6 अरब भी नहीं है, इंडिया के पास $600 अरब है, बहुत बड़ा फर्क है ना। तो पाकिस्तान इकोनॉमी तो अभी हम रीपेमेंट, अभी हमारा बजट आया परसों, तो आप देखेंगे मेरे ख्याल में 18,000 अरब का हमारा बजट था, जिसमें 8,000 अरब रीपेमेंट ऑफ लोन है। तो 50% तो हम लोन का एग्जैक्टली तो हम जो लोन पे कर रहे होते हैं उसके लिए लोन ले रहे होते हैं। तो हमारे अपनी तो इकोनॉमी की हालत ये है
बाकी हमारे मिलिट्री लेवल पे और जोग्राफियाई तौर पे हमारी अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी आपने देखा कि अभी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में से उन लोगों को निकाला, और मेरे ख्याल में जुम्मे वाले दिन उनका एक मेमोरेंडम साइन होने वाला है, ठीक है। अच्छा। तो वो अहमियत ज़रूर है बहरहाल, लेकिन इकॉनमी हमारी बहुत वीक है, ये एक फैक्ट है। लेकिन सर अब वही मैं आपसे सवाल करने लगी थी कि इस अहमियत, इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है, अमेरिका को तो बुलाना चाहिए था। यस, लेकिन दुनिया में बहरहाल एक इकॉनमी जंग है हर जगह पे, हर तरफ, ठीक है। चाइना और अमेरिका जितना ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन कभी एक दूसरे पे अटैक नहीं करते, क्योंकि इनके आपस में एक दूसरे से इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल में एक माशी जंग भी है, तो इस वजह से जहाँ जिससे माशी फ़ायदा होता है उसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अच्छा सर, एक और चीज कहना चाहूंगी मैं, अभी इंडिया ने जो ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया मेड इन इंडिया 80% हो रहा है, वो इलीट कंट्रीज के पास है। इसके अलावा इंडिया जो इंजन बना लेता है, कोई जेट बना लेता है, वो एलीट कंट्री के पास होता है। अभी एक टारगेट सिस्टम नया लॉन्च किया था, नाम भूल गई हूँ, न्यूक्लियर कुछ उसका नाम था, खैर वो न्यूक्लियर शील्ड, सॉरी, तो उसको भी इंडिया ने बनाया, और वो सिर्फ रशिया, अमेरिका जैसी, चाइना जैसी कंट्रीज के पास है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि जो इंडिया की कोशिश है कि हर वक्त इलीट कंट्रीज से ही वो कंपटीशन करना चाहते हैं? देखिए, वो तो अभी तक वो पाकिस्तान के साथ अगर डिफेंस में देखें तो कम्पीट नहीं कर सके। आपको पता है लास्ट ईयर जो हुआ और सबके सामने था। तो बात यह है कि देखिए, अमेरिका की कॉपी करते उन्होंने एक स्पेस में अपना वो भी भेजना चाह रहे थे, जो नाकाम हो गए बेचारों का, बड़ी मेहनत की थी। तो वो चंद्रयान का आपको पता है, अभी उन्होंने जो भेजा था सबसे ज्यादा लो कॉस्ट पे भेजा था, और फ्रांस से पूरी दुनिया के सामने परसों तारीफ की CNN और अल जजीरा पे ये चीजें चल रही थी। और अगर आपने इसरो की बात किया तो स्पार्को को फिर आप उसके मुकाबले में दें। अच्छा, आप उसकी बात करें जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भेजा है? नहीं, मैं आपको पता है कि जो इंडिया की सैटेलाइट चांद पे पहुंचने के लिए वो यूज हो गया था ना, कौन सा नाम? एक तो गिर गया था बिल्कुल, वो जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, तो ऊपर जाते ही डिस्ट्रॉय हो गया था। अच्छा, मुझे नाकाम वाली से इसका तो नहीं पता, इनका चंद्रयान 3 मिशन था, और ये बार बार नाकाम होने के बाद ही ये कामयाब हुआ था, और ये इन्होंने बहुत ज्यादा लो कॉस्ट पे किया था। और कल परसों फराज है वो इसकी तारीफ भी कर रहा था कि एक आपने ये मिशन कंप्लीट किया चांद पे पहुंचने का, उसके बाद उस पर लागत भी बहुत कम आई है। हो सकता है, ये भी मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन जो लास्ट टाइम नाकाम हुआ था तो उसका मुझे जरूर पता है। चलिए ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सारी कंट्रीज मिलकर चाइना को काउंटर कर पाएंगी? देखिए, मेरे ख्याल में चाइना का फोकस पूरा का पूरा इकोनॉमी के ऊपर है, और वो बिला वजह किसी लड़ाई झगड़ों में इंटरफेयर नहीं करते जैसे अमेरिका कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और मेरा ख्याल में कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो चुका है। तो अल्लाह करे हमारा मुल्क भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, सब दुआ को है। साल की G7 में पाकिस्तान है, ये तो यूरोप में होती है और फ्रांस में इस दफा ऑर्गेनाइज हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं है लेकिन इंडिया भी नहीं है, उसके बावजूद इंडिया को हर साल बुलाया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ऑनरेरी मेंबरशिप के लिए बुलाया जा रहा होगा, नॉट टू माई नॉलेज, लेकिन इंडिया इज राइजिंग इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मोदी के दौर में इम्प्रूव हो रहे हैं और हुए हैं। पाकिस्तान को अब इस रेस में ज़रा अपने आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। IMF की कुछ शराइत है, उनको मीट करें, अपनी जो GDP है उसको ग्रो करें, रेवेन्यू को इंक्रीज करें, और आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर इम्प्रूव होंगे तो दुनिया उनको बुलाती है जिनके बैकग्राउंड अच्छे हों और जिनकी इकोनॉमी प्रॉमिसिंग हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर अभी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी वो आना बंद हो गई हैं। आपने रेमिटेंस पे टैक्स लगा दिए, आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहे, तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी गवर्नमेंट से निकल रही है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में 2 इकोनॉमीज काम करती हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो सैलरी क्लास है, वो बिजनेस जो टैक्स नेटवर्क पे मौजूद है। इनफॉर्मल वो जो छाबड़ी वाला है, जो छोटी दुकान वाला है, कमा ठीक ठाक रहा है लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं है, वो टैक्स डिक्लेयर नहीं कर रहा। तो इन लोगों की वजह से जो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है उसको बड़ा धचका पहुंचता है, और दुनिया में आप एक कमजोर इकोनॉमी की तरह सामने आते हैं। सर, इंडिया क्यों इन चीजों पे इतना फोकस कर रहा है और वो फिर कामयाब भी हो रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया बहुत ज्यादा इनवाइट कर रहा है, कैसे ये काम किया जा सकता है? इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, और आप देखेंगे पूरे मुल्क में एक नेशनलिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनको कॉन्फिडेंस अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, इवन जो उनकी गवर्नमेंट गलत काम करती है, एक्सट्रीमिस्ट जो काम करती है, उसमें भी कौम उनके साथ खड़ी है।
अच्छा, आपकी कौम आपकी हुकूमत के साथ नहीं है, जो अच्छा। सीधी सी बात है। यानी कि आपको लग रहा है कि जो इस टाइम गवर्नमेंट है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट को सेटअप ऐसा बनाना चाहिए, सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए कि बंदा इन्वेस्ट करते हुए सिक्योर फील करे। ठीक है, उसको- यानी कि तनकीद कर सकते हैं गवर्नमेंट पे। तनकीद करना ही तो हमारा काम है। हम गवर्नमेंट को बताएं आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, तो गवर्नमेंट इम्प्रूव करे सबके लिए। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के जो लोग हैं, जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट है, उस सेक्टर को, उस इंडस्ट्री को प्रमोट करो। जो इकोनॉमी और जो इंडस्ट्री लोग बनाना चाह रहे हैं उसको आप डिस्करेज करते हो, ठीक है। तो जाहिर है लोग अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों लगाएंगे आपके पास। तो क्रिटिसिज्म यानी कि करना चाहिए, लेकिन आवाम नहीं कर रही। अवाम को क्रिटिसिज्म करना ही नहीं आता। हम कहते हैं रोटी नहीं है भाई, आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हमारी दुनिया यहीं तक है। हम ये नहीं कहते कि स्कूल कहाँ है, हमारी हेल्थ केयर कितनी है, बजट में हेल्थ केयर पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, एजुकेशन पे आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। आप बिल्कुल। बेनजीर इनकम के ऊपर 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहे हैं, हाँ। एजुकेशन पे आप खर्च कर रहे हैं 4.2 बिलियन। स्किल्स वगैरह आपको लगता है देनी चाहिए। स्किल देनी चाहिए, रेलेवेंट एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे कॉम का फायदा, आपकी ह्यूमन रिसोर्स कल आपका कैपिटल सर बने। अवेयरनेस नहीं है लोगों में, बजट का पूछते हैं, किसी को नहीं पता एजुकेशन में 0.6 एलोकेट हुआ है, किसी को नहीं पता आईटी में 1.5 एलोकेट हुआ है। आपको लगता है सबसे पहले तो अवेयरनेस दे, लेकिन अवेयरनेस भी तो गवर्नमेंट ने ही देनी है ना। अवेयरनेस देने से क्या होगा, आप 10,000 स्कूल्स बना दें, यूनिवर्सिटीज बना दें, ठीक है। जब टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, लाइसेंस याफ्ता नहीं होंगे, ट्रेन नहीं होंगे, हाँ। और जब बच्चे को पता ही नहीं कि मुझे एजुकेशन चाहिए किस क्वालिटी की, ठीक है। तो आप किस लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में उस रेस से आगे बढ़ रहा है जिस रेस से इंडिया ग्रो कर। पाकिस्तानी ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा। पाकिस्तानी कैसे ग्रो कर रहा है? और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी खुशकिस्मत है कि वो बाहर चला गया, ठीक है। और वो पाकिस्तानी जो खुशकिस्मत है कि उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं गवर्नमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कामयाब है, जिसके नहीं है वो नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसा? अवाम को भी तो कुछ करना चाहिए ना। अवाम को सबसे पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, मुझे भी, आपको भी। हम सवाल नहीं करते कि कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, हमें क्या चाहिए। तो हम हर फिर घर में उम्मीद है कि फिर बड़ी कंट्रीज हमें बुलाएंगी। हालांकि ये जो अभी सीज फायर हुआ था, इसके बाद काफी ज्यादा था कि इंटरनेशनली बहुत इमेज बेहतर हुआ है, लेकिन बुलाया नहीं गया। इमेज बेहतर हुआ, इकोनॉमी तो बेहतर नहीं हुई ना। ठीक है, इकोनॉमी बेहतर चाहिए दुनिया को। आपको इंडिकेटर्स अच्छे चाहिए। आपके मुल्क की जीडीपी ग्रो करेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ केयर इंडिकेटर्स अच्छे होंगे, इस मुल्क के लोग ज्यादा हेल्दी हैं, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं जो आपकी कौम का दुनिया में इमेज बिल्ड करती है। चले। जब ये इंडिकेटर्स नहीं होंगे तो दुनिया कहेगी इनके अपने लोग इनको सपोर्ट नहीं करे, हम क्या बोलें।